नमस्कार, वेलकम बैक। आप देखना शुरू कर चुके हैं वेदांशी विहान चैनल को और मैं हूं मृणालिनी। मंदिर हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहे हैं और अभी हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई और अभी ज्ञानवापी का मुद्दा भी जोर शोर से छाया हुआ है। तो मुझे लगा क्यों न बात की जाए मंदिरों के इतिहास पर। और इस वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि YouTube पर इस टाइप के कंटेंट्स आने चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करिए। इससे YouTube को ये मैसेज आता है कि इस टाइप के कंटेंट्स को लोग पसंद करते हैं। आगे आपकी इच्छा। चलिए अब बात करते हैं मंदिरों के इतिहास पर। अब शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन से। जैसा हमने अपनी इतिहास की किताबों में भी पढ़ा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें बड़ी मात्रा में मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, सिर्फ मातृशक्ति की मूर्ति और पशुपतिनाथ जैसे सील मिले। उसके बाद आता है वैदिक पीरियड का टाइम, जिसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में भी हमें मंदिरों के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। हाँ, प्रकृति पूजा अवश्य होती थी, जैसे अग्नि पूजा, जल पूजा इत्यादि। इसके बाद आते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड ही वो टाइम था जब हिंदुइज्म ज्यादा रिचुअलिस्टिक होता गया और तमाम तरीके के रस्म रीति रिवाज अब हिंदुइज्म में आ गए थे। जैसे हम जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था अर्ली वैदिक पीरियड में जिसे जिसे कर्म पर आधारित किया गया था, वो लेटर वैदिक पीरियड में अब जन्म आधारित हो जाती है। और लेटर वैदिक पीरियड में ही टैक्स सिस्टम स्टार्ट किया जाता है। इस तरीके से लेटर वैदिक पीरियड में जो रूढ़िवादिता आ जाती है हिंदुइज्म में, उसके बाद फिर बुद्धिज्म और जैनिज्म आते हैं। और बुद्धिज्म और जैनिज्म ही वह समय है जब से भव्य मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। यहाँ पर ये समझने का प्रयास जरूर करिएगा कि ये नहीं कहा जा रहा है कि उसके पहले कभी मंदिर नहीं होते थे तो बहुत छोटे या फिर गुफाओं के रूप में पूजा पाठ के लिए एक प्रॉपर प्लेस बना दी जाती होगी। पर मंदिरों का ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था जैसा आज के समय में हम देखते हैं। ये शुरुआत होती है बुद्धिज्म और जैनिज्म के समय से। अगर हम सबसे पुराने मंदिर की बात करें तो बिहार के भभुआ में स्थित मुंडेश्वरी मंदिर भारत का सबसे पुराना फंक्शनल टेम्पल है। मतलब लगातार वहां पे पूजा अर्चना होती आ रही है बहुत लंबे समय से, जिसका डिस्क्रिप्शन 630 एडी में भारत आए वेनसोंग, जो चीनी यात्री थे, उनके रिटन रिकॉर्ड में मिलता है। और ये मंदिर शिव और शक्ति का है। शुरू में इस मंदिर को चौथी या पांचवी सदी का माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि इसे गुप्त साम्राज्य के दौरान बनाया गया होगा, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने बताया कि ये मंदिर गुप्ता डायनेस्टी में डेवलप जरूर किया गया था, पर इसका निर्माण 108 AD में किया गया होगा, क्योंकि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग पहले से वहां पर था। और इस मंदिर को नॉर्थ इंडिया के नागर स्टाइल का पहला मंदिर माना जाता है। तो अब ये सवाल जरूर मन में आया होगा कि नागर शैली क्या होती है। उसका जवाब मैं आगे दूंगी। और अगर आपको AD BC समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं दे दूंगी। वहां जाके इन चीजों को आप बेहतर समझ पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रही नागर स्टाइल के पहले मंदिर की बात। और फिर इसी तरीके से 2005 में ASI की खुदाई के दौरान तमिलनाडु के मुरुगन टेम्पल के बारे में भी आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इसे 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी AD के बीच संगम साहित्य के दौरान बनवाया गया था। ये द्राविड़ स्टाइल का मंदिर है। तो अभी तक हमने नागर स्टाइल और द्राविड़ स्टाइल के पुराने मंदिरों के एक एक एग्जाम्पल देखे, पर सवाल ये आता है कि आज के समय में हम जो भव्य मंदिरों की एक श्रृंखला देखते हैं, नॉर्थ इंडिया हो चाहे साउथ इंडिया, हम कहीं पे भी जाते हैं तो दर्शन करते हैं इन भव्य मंदिरों में। इनको बनाने की शुरुआत कब से हुई? तो नॉर्थ इंडिया के संदर्भ में सबसे पहले हम कह सकते हैं कि 4th सेंचुरी AD में गुप्ता पीरियड के दौरान लार्ज स्केल पे स्टोन और ब्रिक्स के नागर शैली वाले मंदिर बने, जो आज तक विद्यमान है। और साउथ इंडिया के संदर्भ में कह सकते हैं कि 5th सेंचुरी AD में पल्लवास के शासन के दौरान द्राविड़ शैली के मंदिरों का उदय हुआ। और चोल अंपायर के दौरान मंदिर वास्तुकला की ये शैली अपने चरमोत्कर्ष पर थी। और भारत में स्थापित अधिकतर मंदिर इसी समय के हैं। साउथ में हम जब जाते हैं दर्शन करने तो हमें एक से एक प्राचीन और भव्य मंदिर देखने को मिलते हैं। ये इसी श्रृंखला के हैं।
और इसके पहले बुद्धिज्म से प्रभावित मंदिर बनते थे, जैसे हमने मौर्य साम्राज्य और कुषाण साम्राज्य के समय में देखा। शायद उस समय के मंदिर लकड़ी से बने होते थे जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते थे, इसीलिए 4th या 5th AD के पहले हिंदू मंदिर नहीं मिलते हैं, और मिलते भी हैं तो रॉक कट केव के फॉर्म में मिलते हैं, जैसे अजंता की गुफाएं। और इसी आधार पे कुछ इतिहासकार यहाँ तक कह देते हैं कि 4th सेंचुरी AD या 5th सेंचुरी AD के पहले भारत में मंदिर ही नहीं होते थे, पर ये सत्य कथन नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा का विधान तो शुरू से आ रहा है। हाँ, मंदिरों का इसे हम विकास क्रम जरूर कह सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि द्राविड़ शैली नागर शैली क्या है, तो इसको क्यों छोड़ना, आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। हम सभी अपने अपने पूजा स्थलों पर जाते हैं, और पूजा स्थलों को बनाने के लिए भी एक पैटर्न फिक्स होता है। अगर बात करें हिंदू मंदिरों की, तो भारत में मंदिर वास्तुकला की 3 शैली या स्टाइल पाई जाती है। पहली नागर, दूसरी द्राविड़, तीसरी वेसरा। वेसरा की बात आगे करेंगे। अभी पहली जो पिक्चर दिख रही है ये नागर शैली के मंदिर की है। ये अयोध्या के राम मंदिर का पिक्चर है, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को नागर स्टाइल बताती हूँ। नागर स्टाइल में क्या होता है, एक ये चबूतरा होता है जिसे वेदी कहा जाता है। उस पे चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं जिसे जगती कहा जाता है। इस पर मंदिर बनाया जाता है, और ये जो नीचे का पार्ट आप देख रहे हैं ये गर्भगृह है, जिसमें वो भगवान जिनका मंदिर होता है उनकी मूर्ति स्थापित की जाती है। जैसे अभी हमने देखा कि राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसके ठीक ऊपर ये शिखर होता है। शिखर बहुत ऊंचा पार्ट होता है। फिर यहाँ पे ये देख रहे हैं गोल सा भाग, इसे आमलक कहते हैं। आमलक के ऊपर कलश और यहीं पर ध्वजा लगी होती है। मतलब ये एक फिक्स पैटर्न है नागर शैली के मंदिरों का। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ये कोई बाउंड्री नहीं होती है नागर शैली के मंदिर में। और मंदिर के प्रवेश द्वारों पर गंगा यमुना नदी देवियों की आकृतियां पाई जाती हैं। इस तरीके से नागर स्टाइल के जो मंदिर होते हैं उनमें गर्भगृह, शिखर, आमलक और कलश जरूर होते हैं। उसके बाद बात करते हैं द्राविड़ स्टाइल के मंदिरों की। द्राविड़ स्टाइल के मंदिर साउथ इंडिया और श्रीलंका में पाए जाते हैं। मैंने यहाँ पर मदुरई के मीनाक्षी टेम्पल का चित्र लिया हुआ है। आपने किसी भी मंदिर के अगर दर्शन किए होंगे साउथ इंडिया के, तो यहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हैं। साउथ इंडिया का जो द्राविड़ स्टाइल है और नॉर्थ इंडिया का जो नागर स्टाइल है, मेन अंतर दोनों में ये है कि नागर स्टाइल में हमने देखा कि कोई भी बाउंड्री नहीं होती, जबकि द्राविड़ स्टाइल में मंदिर एक बाउंड्री के अंदर बने होते हैं। इस बाउंड्री को प्राकार कहते हैं। और नागर स्टाइल में कोई बड़ा सा गेटवे नहीं होता, जबकि द्राविड़ स्टाइल में एक गेटवे होता है जिसे गोपुरम कहते हैं, जहां से मंदिर में प्रवेश करते हैं। इस तरीके से द्राविड़ स्टाइल में गोपुरम, गर्भगृह, मंडप, शिखर, विमान ये जरूर होते हैं। और द्राविड़ स्टाइल के मंदिरों में अंदर हमें एक वाटर बॉडी जरूर देखने को मिल जाएगी। पल्लव राजा महेंद्र वर्मन के समय जन्मी द्राविड़ शैली चोल साम्राज्य के संरक्षण में अपनी ऊंचाइयों पर थी। कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक द्राविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं। विजयनगर काल के बाद इसमें ह्रास आया था। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि साउथ इंडिया के जो ज्यादातर हमें मंदिर दिखाई देते हैं वो पल्लव शासन काल के दौरान और चोल साम्राज्य के संरक्षण में बनाई गई थी। नागर शैली में गंगा यमुना नदी देवियों की आकृतियां पाई जाती हैं, और द्राविड़ शैली में प्रवेश द्वार पर मिथुन यक्षों की आकृति पाई जाती है। और प्रार्थना कक्ष अंतराल के माध्यम से गर्भगृह तक जुड़ा होता है। अगर हम लोग में से किसी ने भी रामेश्वरम मंदिर के दर्शन किए होंगे तो आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। और नागर स्टाइल के मंदिर में कोई बड़ा गेटवे नहीं होता, पर द्राविड़ स्टाइल के मंदिर में एक बड़ा सा गेटवे होता है जिसे गोपुरम कहा जाता है, जो प्रवेश द्वार होता है। कई और द्राविड़ स्टाइल में गोपुरम गर्भगृह के ऊपर बने मंडप से भी ऊंचा होता है। तो अभी तक हमने बात की नागर स्टाइल और द्राविड़ स्टाइल के मंदिरों की। अब हम बात करेंगे भारत में पाए जाने वाले मंदिरों के तीसरे स्टाइल, वेसरा स्टाइल, जिसे हिंदी में वेसर शैली भी कहा जाता है, उन मंदिरों की। ये स्टाइल के मंदिर सेंट्रल एंड डेक्कन इंडिया में पाए जाते हैं। और चंदेल राजवंश, बादामी के चालुक्य राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंश, होयसल राजवंश द्वारा ऐसे मंदिर बनवाए गए थे। और मैप पर अगर हम लोकेशन के साथ बात करें तो ये देखिए, यहाँ पर कृष्णा नदी से लेकर के विंध्य के बीच के जो क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे जो मंदिर पाए जाते हैं वो वेसरा स्टाइल के ही हैं। और वेसरा स्टाइल में नागर स्टाइल और द्राविड़ स्टाइल दोनों का मिश्रण पाया जाता है। इस वेसरा स्टाइल के मंदिर के टावर की ऊंचाई कम होती है। जैसे यहाँ पे मैंने अलोरा के कैलाश मंदिर का इमेज लिया हुआ है, तो ये देख पा रहे हैं जिसे हम शिखर कहते हैं, उसकी ऊंचाई कम है।
तो इस तरीके से हमने ये समझा कि भारत में जितने भी मंदिर पाए जाते हैं मुख्यतः वो 3 स्टाइल्स से बनाए गए हैं। पहला नागर स्टाइल, दूसरा द्राविड़ स्टाइल, तीसरा वेसरा स्टाइल। अगर नागर शैली की बात करें तो ये विंध्य के ऊपर का जो एरिया है यहाँ पे नागर शैली के मंदिर पाए जाते हैं। नागर शैली के मंदिर की क्या विशेषता होती है ये हमने डिस्कस कर लिया। नागर शैली के मंदिर बड़े पैमाने पे बनाने शुरू किए गए थे गुप्त साम्राज्य के दौरान। फिर बात करते हैं द्राविड़ शैली की। ये कृष्णा नदी का एरिया है और नीचे कन्याकुमारी। ये पूरे एरिया में द्राविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं और द्राविड़ शैली के मंदिरों को बड़े पैमाने पर बनाने की शुरुआत की गई थी पल्लव शासकों के द्वारा और चोल साम्राज्य के दौरान ये शैली अपने उत्कर्ष पर थी। इसके बाद बात करते हैं वेसरा स्टाइल, वेसर शैली की। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कृष्णा नदी से ऊपर विंध्य तक के बीच का जो एरिया है इसमें पाए जाने वाले मंदिरों की शैली वेसर शैली है। और जैसा मैप में भी हम देख पा रहे हैं कि ऊपर नागर शैली, नीचे द्राविड़ शैली और बीच में वेसर शैली। ठीक उसी प्रकार से वेसरा शैली नागर शैली और द्राविड़ शैली का मिश्रित रूप है। और बात चली है मंदिरों की, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भारत में नहीं बल्कि कंबोडिया में है, अंकोर वाट मंदिर। इस मंदिर का एरिया लगभग 400 एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन अब यहाँ पूजा नहीं होती है। इसे पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। तो साथ ही साथ एक फैक्ट और जान लीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रियाशील और पूजनीय मंदिर भारत के ही तमिलनाडु में है, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। इस मंदिर में श्री हरिविष्णु शेषनाग शैया पर विराजे हुए हैं और ये वही मंदिर है जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले भी मोदी जी गए थे दर्शन के लिए और हाथी को उन्होंने गुड़ खिलाया था, तो तस्वीरें काफ़ी वायरल हुई थी। ये मंदिर इतना बड़ा है कि इसमें पूरा एक शहर बसा हुआ है और अगर एरिया की बात करें तो लगभग 156 एकड़ में ये मंदिर फैला हुआ है। मंदिर में कुल 21 गोपुरम है। गोपुरम यानी गेटवे, प्रवेश द्वार। और जो मुख्य गोपुरम प्रवेश द्वार है उसे राज गोपुरम कहा जाता है। यह एशिया में सबसे लंबा है। इसकी हाइट है 72 मीटर और इसके बारे में कहा जाता है कि गोपुरम के ऊपर से श्रीलंका के तट को देखा जा सकता है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 14 फरवरी 2024 में यूएई के आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। यह मंदिर बीएपीएस संस्था द्वारा चलाया जाएगा जो दिल्ली और गुजरात में अक्षरधाम मंदिरों को चलाती है। इस तरीके से हमने नागर स्टाइल, द्राविड़ स्टाइल और वेसरा स्टाइल को डिस्कस कर लिया।